नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने-माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। संजोग से मैं भी दिल्ली में ही हूँ। कल तो हम लोग की आमने-सामने मुलाकात हुई थी और हम चर्चा तो बिहार की ही करते हैं, वैसे ज्यादा उथल-पुथल उत्तर प्रदेश में है। पता ही नहीं बिल्कुल। चल रहा है बीजेपी चाहती क्या है, अमित शाह चाहते क्या है, योगी आदित्यनाथ बने रहेंगे या फिर उन्हें हटाया जाएगा। लेकिन जब हम बिहार की चर्चा करते हैं तो सर्वोपरि तो नीतीश कुमार ही और नीतीश कुमार को हटाने की बात बीजेपी सोच भी नहीं सकती, जो लोकसभा चुनाव 2024 का नतीजा है। सेहत को लेकर सवाल उठते रहते हैं, लेकिन नीतीश नीतीश है। पर सवाल यह पैदा होता है कि जब नीतीश कुमार की सेहत को लेकर सवाल पैदा होते हैं, नीतीश कुमार की कार्यशैली को लेकर सवाल पैदा होते हैं, नीतीश कुमार की कार्य क्षमता की चर्चा होती है और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की चर्चा होती है कि आखिर फैसले कौन लेते हैं। देखिए, अंतिम फैसला तो नीतीश कुमार का ही होता है। जो चॉइसेज होते हैं उनके ही होते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है नीतीश कुमार कब क्या फैसला करेंगे। लोग उनके मूड को समझने की कोशिश करते हैं, डिकोड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक नीतीश कुमार फैसला ना कर लें, उनके मन मस्तिष्क को समझ पाना कि चल क्या रहा है, यह नामुमकिन होता है। फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका दखल शासन प्रशासन में, जेडीयू के राजकाज में, सब कुछ में है। आज हम उन्हीं 6 लोगों की चर्चा करेंगे कि जिनकी भूमिका की चर्चा जब नीतीश कुमार की चर्चा होती है तो सबसे पहले होती है और जब नीतीश कुमार के पास पहुंचना हो, नीतीश कुमार से जुड़ा कोई मसला हो, तो आप इनसे ही संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। और तो और आजकल हम देखते ही हैं कि कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनके बगैर नीतीश कुमार कहीं भी मौजूद नहीं दिखते। उनका साथ होना अनिवार्य हो गया है। अकेले नीतीश कुमार को या इन चेहरों के अलावा आपने नहीं देखा होगा। तो देखिए, जब हम बात करते हैं चेहरों की, 6 चेहरों की हम बात करना चाहते हैं। सभी के नाम पहले नहीं बताएंगे, नहीं तो दर्शक समझ जाएंगे कि इन्हीं चेहरों पर चर्चा हो रही है। तो हम पहला नाम लेते हैं दीपक कुमार का। कई लोग दीपक प्रसाद भी कह देते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के रिटायर्ड प्राधिकारी हैं, बिहार के मुख्य सचिव भी रहे हैं, यशवंत सिन्हा के भी साथ थे और अब रिटायरमेंट के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव हैं। कहा यह जाता है कि आजकल जो फैसला है वह दीपक कुमार ही ले रहे हैं। शासन प्रशासन, कौन कहां कौन नहीं, क्या रीति क्या नीति, तो धुरी बन गए, सबसे बड़ी धुरी बन गए कि दीपक कुमार के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता है। वैसे नीतीश कुमार कह दें तो फिर कोई दूसरी बात है, लेकिन हां, जो राजा होता है ना, उसके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वह समझाते हैं। जब विकल्पों की बात होती है तो विकल्प के नफा क्या है, नुक्स क्या है, सब कुछ बताते हैं। तो सबसे पहले दीपक कुमार की ताकत की चर्चा हम लोग करें। अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, आप 6 लोगों की चर्चा करेंगे। जी। अभी ये कह सकते हैं कि आज के समय में प्रशासनिक फैसले लेने के लिहाज से दीपक कुमार सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, सबसे जी। इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। सबकी अपनी अपनी भूमिका तय है, जो लोग हैं उनकी सबकी अपनी अपनी भूमिका है, लेकिन जो सबसे बड़ी भूमिका है वो दीपक कुमार निभा रहे हैं। और ये जी। नीतीश कुमार की राजनीति के एकदम बिल्कुल अनुरूप है, उसके बिल्कुल हम्म। संगत है। हम कह सकते हैं जो सुसंगत जिसको होना बोलते हैं वो है। नीतीश कुमार जी। लगातार किसी न किसी आईएएस अधिकारी को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे करके अपने साथ रखते हैं। हम सब लोगों ने जी। देखा कि वर्षों तक किस तरह से आरसीपी सिंह सारी चीजों को कंट्रोल करते रहे। वो भी आईएएस बिल्कुल। अधिकारी थे और बहुत जी। करीबी थे नीतीश कुमार के। हम्म। फिर हम लोगों ने अंजनी सिंह को देखा कि वो काफी अरसे तक वो सारी चीजों को हैंडल करते रहे, तमाम प्रशासनिक चीजों जी। को, और राजनीतिक चीजों में भी उनका दखल रहा। और उसी कड़ी में अब तीसरा नाम दीपक कुमार का है। दीपक कुमार। और अभी हम लोगों जी। ने पहले चर्चा की थी, एक और व्यक्ति आ गए हैं इसी सर्विस से, आईएएस उनके साथ और जुड़ गए हैं, जिनको उनका उत्तराधिकारी जी। कहा जा रहा है। तो ये हम्म। नीतीश कुमार की राजनीति के बिल्कुल अनुरूप है, बिल्कुल अनुकूल है हम्म। कि वो किसी नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति को अपने पास इतना करीब बना करके रखते हैं कि उसकी राय से या उसके हिसाब से फैसले हों, कामकाज हो।
और इसका जो सबसे बिल्कुल, बड़ा कारण है वो ये है कि ये माना जाता है पॉलिटिक्स में, और नीतीश कुमार बिल्कुल इस बात को मानते हैं कि जितने भी राजनीतिक लोग हैं उन सबके पूर्वाग्रह हैं, उनके उनकी अपनी पसंद नापसंद है, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स हैं। राजनीति में बिल्कुल। हर आदमी एक एक पीयर ग्रुप के साथ बड़ा होता है। 10-20 नेता होते हैं, उसमें से कोई आगे है कोई पीछे है, तो सबके साथ राग द्वेष हो सकते हैं, किसी की दुश्मनी हो हुँ, सकती है, दोस्ती हो सकती है। तो अगर ऐसे व्यक्ति को हम अपने साथ रखते हैं जरूरी फैसलों में, तो उसमें भेदभाव होने की, पक्षपात होने की गुंजाइश रहती है। अगर अराजनीतिक व्यक्ति है जिसका अपना पूर्वाग्रह कोई नहीं है, तो ये माना जाता है कि वो फिर जो शासक उसको नियुक्त करेगा, जो राजा अपने साथ रखेगा, उसके हित में फैसले कराएगा। तो जी, आईएएस अधिकारियों के बारे में ये माना जाता है, शुरू से उनकी ट्रेनिंग होती है, पता नहीं लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में पढ़ाया जाता है या उसके आगे कहीं सिखाया जाता है ये सब, कि जिस जो आपकी नियुक्ति करेगा उसके हितों को सबसे ऊपर रखना है। तो हुँ, हमेशा आप देखिएगा कि पदाधिकारी जो हैं वो सत्ता पक्ष के साथ होते हैं, और जैसे ही सत्ता बदलती है वो फिर जो सत्ता में आता है उसके साथ हो जाते हैं वो। तो बिल्कुल, सत्ता का हित साधना उनको उसकी ट्रेनिंग होती है कि सत्ता का हित कैसे साधना है। इसीलिए आईएएस अधिकारी पर नीतीश कुमार भरोसा करते हैं। दीपक कुमार की सबसे बड़ी ताकत यही है कि नीतीश कुमार भरोसा करते हैं, और ये मानते हैं नीतीश कुमार कि वो किसी पूर्वाग्रह से काम नहीं करेंगे, राजनीति में दखल नहीं देंगे, या राजनीतिक नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम नहीं कराएंगे। जी, ये उनकी ये भरोसे की भरोसा है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति जिसके हाथ में आप ताकत देते हैं, तो कुछ ना कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं जो आप जानते हैं, बहुत पुरानी कहावत, ओल्ड सेइंग है कि सत्ता भ्रष्ट बनाती है और असीमित सत्ता असीमित रूप से भ्रष्ट बनाती है। तो बिल्कुल, जिसके हाथ में सत्ता रहती है उसमें कुछ ना कुछ कमियां आती हैं, उसे कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होती हैं, जो भी फैसला करता है उसे होती है। तो ये दीपक कुमार के साथ भी हो सकता है कि वो भी कुछ फैसला करते हो, उस पर सवाल उठते हो, लेकिन अभी ये स्थिति है कि प्रशासनिक कामों में, खासतौर से नीतिगत मामलों में भी, यानी सोचिए नीतिगत मामलों में भी जी, बड़ी बड़ी अहम भूमिका दीपक कुमार निभाते हैं। और ये दीपक कुमार की ही नहीं, किसी हर आईएएस अधिकारी की होशियारी होती है कि वो राजा के मूड को सबसे अच्छे से समझता है, और ये भी समझता बिल्कुल, है कि राजा किस व्यक्ति का चेहरा पसंद करते हैं, किसको नापसंद करते हैं। तो उसके हिसाब से वो अपने को ढालता है, और राजा जिसको पसंद करता है उसके साथ अपना एक कॉकस बनाता है, उसके साथ अपना एक गठजोड़ बनाता है। तो वो सब काम, सब चीजें होती रहती हैं राजमहलों में, ये चलती रहती हैं। तो दीपक कुमार ने उन तमाम लोगों को जिनके साथ नीतीश कुमार जिनको पसंद करते हैं, जरूरत मानते हैं, उनके साथ अच्छे संबंध बना रखे हैं। नीतीश कुमार का तो भरोसा है ही, लेकिन उनके जी। आसपास जो लोग हैं उनका भी भरोसा है दीपक कुमार के साथ, तभी वो नहीं, अजीत जी, जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा दीपक प्रसाद के बारे में, दीपक कुमार के बारे में। देखिए, जब आरसीपी सिंह की आप चर्चा कर रहे थे, तो मुझे याद है आरसीपी सिंह का तो बहुत लंबा सफर रहा नीतीश कुमार के साथ। और जब आरसीपी सिंह थे, तो आरसीपी सिंह ही थे। 6 हम्म, नाम नहीं लेने होते थे, अधिक से अधिक 2 बिल्कुल नाम और होते थे, है ना? एक साहब नीतीश कुमार थे और दूसरे साहब आरसीपी सिंह थे। और मुझे याद है जब केंद्र में मंत्री बने नीतीश कुमार, तो उनके साथ जुड़े आरसीपी सिंह। और जब एनडीए की सरकार खत्म हुई, यूपीए की सरकार बनी, बिहार में भी नीतीश कुमार की सरकार नहीं थी, तो आरसीपी सिंह को साथ रखने के लिए नीतीश कुमार इतने परेशान हुए थे कि दिल्ली में उन्होंने अजीत सिंह, नेफेड के चेयरमैन हुआ करते थे, उनसे कहा था कि अपने साथ रख लीजिए नेफेड में, ताकि ये हमारे साथ बने रहे। और देखिए, जब दीपक कुमार की चर्चा कर रहे हैं, दीपक कुमार बहुत लंबे समय तक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहे। जब बिहार आए तो नीतीश कुमार के भरोसेमंद हो गए, और उन्होंने सीढ़ी भी पूरे बिहार में बना ली। मुझे लोकसभा चुनाव के पहले का वाकया याद है। देखिए, हर विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जो सत्ताधारी पार्टी होती है और उनके जो सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, उनके पसंद के मुताबिक उनके क्षेत्र में पदाधिकारियों की तैनाती। तो ये दीपक कुमार ही थे जिनके जिम्मे था कि सभी सांसदों से, सभी उम्मीदवारों से बात कीजिए और उनकी पसंद को तवज्जो दीजिए। और देखिए, बिहार में हर बात कही जा रही है कि कोई भी बात होती है शासन प्रशासन की, तो नीतीश कुमार की जुबान पर आजकल एक ही नाम होता है, दीपक जी से बात करिए, दीपक जी से बात करिए। बिल्कुल हाँ, तो दीपक जी ही, मतलब जो वो पत्र में लिखा रहता है ना, निर्देशानुसार, तो दीपक कुमार ने कह दिया, इसका आशय यह मान लिया गया है कि वह नीतीश कुमार का कहा हुआ है। लेकिन हाँ, इसके पीछे भी बहुत सारी कहानियां हैं, कभी उन कहानियों पर चर्चा करेंगे तो उस पर भी विस्तार से बात करेंगे। अब देखिए, बिल्कुल दूसरा नाम पॉलिटिकल नाम है, और सबसे पुराने साथी हैं नीतीश कुमार। यदि 1 साल के बीच की अवधि को छोड़ दे, कालखंड को छोड़ दे, और
और वह नाम है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। कहा जाता है हर मर्ज का इलाज इनके पास है, हर बीमारी का इलाज इनके पास। डॉक्टर हैं, कागजों के डॉक्टर हैं, और एलोपैथी भी अब जान गए हैं, पहले तो होम्योपैथी ही जानते थे। लेकिन ये एसओएस वाले हैं, हर काम में दखल नहीं देते, और नीतीश कुमार हर काम में मदद भी नहीं लेते। लेकिन बात जहां अटकती है, बात जहां फंसती है, वहां ललन सिंह ही याद आते हैं। और जब ललन सिंह ने कह दिया तो फिर बाकी लोगों की बात जो है वह फिर नीचे चली जाती है। ललन सिंह इतने ताकतवर, केंद्र में मंत्री हैं। अजीत जी देखिए ज्ञानेश्वर जी, हमको अभी आगे आप जिन लोगों की चर्चा करेंगे उन्हीं में से एक व्यक्ति ने कहा था कि हम लोग रोज बैठते हैं साथ में नीतीश जी के, और हम लोग शाम में कई तरह की चर्चा करते हैं, कई चीजें उनको समझाते हैं, और कुछ चीजों पर हम लोग फैसला करा लेते हैं। लेकिन फिर रात में ललन बाबू आते हैं और वो सुबह तक सारा फैसला बदल जाता है। वो आते हैं और फिर वो सारा फैसला बदल जाता है। जो हम लोग शाम में बैठ करके फैसला करा के गए होते हैं, या जिन चीजों पर सहमति बना करके गए होते हैं, जिन चीजों पर नीतीश कुमार का मन बना करके गए होते हैं, वो सारी चीजें बदल जाती हैं, एकदम दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है। तो ये ताकत है ललन सिंह की। और ये आपने ठीक कहा कि वो हर समय की जरूरत नहीं है, हर समय रोजमर्रा के काम में उनकी जरूरत नहीं है। ये दोनों लोग, नीतीश कुमार और ललन सिंह, इतने लंबे समय से एक साथ हैं। पार्टी बनाने के क्रम में, पार्टी को मजबूत करने के क्रम में, संगठन बनाने के क्रम में, ये सब काम दोनों ने मिल करके किया है एक साथ। और वो तो न्यूटन की गति का पहला नियम है कि आपको कोई काम शुरू करने के लिए ही सबसे ज्यादा बल लगाने की जरूरत होती है। उसके बाद वो काम तब तक अपने आप होता रहता है जब तक उससे ज्यादा बड़ा बल लगा करके उसको रोका न जाए। तो एक बार नीतीश कुमार और ललन सिंह ने पूरी ताकत लगा करके और गाड़ी चला दी है। अब वो गाड़ी चल रही है, अब उसमें रोजमर्रा के काम में दखल देने की जरूरत नहीं है। और जहां तक हम समझते हैं, नीतीश कुमार भी रोजमर्रा के कामों में बहुत दखल नहीं देते हैं। इसीलिए उन्होंने पहले एक समय आरसीपी के हवाले कर रखा था। भैया मुख्यमंत्री, बहुत जगह के मुख्यमंत्रियों को हमने देखा है कि रोज बीडीओ, सीओ और डीएसपी, एसपी किए रहते हैं कि उनसे सीधे बात कर रहे हैं, उनसे सीधे रिपोर्ट ले रहे हैं। ये कभी नीतीश कुमार का नहीं रहा है उनके काम करने का तरीका, कि वो तो विधायकों से उनको मिलने में 3-3 महीने पहले लग जाते थे, विधायक लोगों को टाइम देने में, उनसे मिलने। तो अपने नीचे इसलिए बना रखे। नीतीश कुमार को भी रोजमर्रा के कामों में रुचि बहुत नहीं रहती है। उन्होंने एक बार शुरू कर दिया तो शुरू कर दिया। वही उपयोगिता ललन सिंह की है। एक बार शुरू कर दिया, कोई बड़ी चीज आई, जैसे हम लोगों ने देखा कि अभी जब गठबंधन टूटा और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए तो कितनी अफरा तफरी थी। उस समय कितनी जरूरत, उस समय बहुमत साबित करने का प्रेशर था और लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, लगभग बराबरी का मुकाबला था। तो उस समय ललन सिंह की जरूरत थी। और आपने कई बार विस्तार से बताया प्रोग्राम में कि उस समय ललन सिंह ने किस तरह से कैसे कैसे मैनेज किया, किसको किया और किसकी ड्यूटी लगी, किस तरह से काम हुआ। तो ऐसे मौकों पर काम आया, फिर आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। ललन सिंह को एक ये था, अपने मन में उनके केंद्रीय मंत्री बनने का था, तो वो केंद्रीय मंत्री भी बन गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह लिए, उस पार्टी के केंद्रीय मंत्री हो गए। तो जो सारे अहम पद हो सकते हैं, जो मिल सकते हैं जेडीयू के सेटअप में, वो उनको मिल चुके हैं। अब उसके अलावा कोई पद बचा नहीं है। मुख्यमंत्री का पद है, उनको पता है कि वो नहीं मिल सकता है। उसके अलावा बाकी सारे पद जो मिल सकते थे वो उनको मिल चुके हैं। अभी भी किसी समय ऐसी जरूरत आन पड़े, जैसे लोकसभा चुनाव के समय भी हम लोगों ने देखा कि अपनी सीटें जब तक अपना चुनाव लड़ रहे थे ललन सिंह, तब तक अपना चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन अपना चुनाव खत्म होने के बाद उन्होंने कितनी जगह, जहां जहां मामला बिगड़ा हुआ था, वहां उनको लगाया नीतीश कुमार ने, और उन्होंने जाकर के वहां अपना रिजल्ट डिलीवर किया। तो ये उनकी ताकत है। बाकी जो 4 लोग और बताएंगे या 5 लोग जो नीतीश कुमार के आसपास हैं, कोई डिफाई नहीं कर सकता है ललन सिंह की बात को। ललन सिंह किसी की बात को डिफाई कर सकते हैं, नीतीश कुमार को छोड़ करके किसी की बात को भी डिफाई कर सकते हैं, लेकिन ललन सिंह की बात को कोई डिफाई नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो उनकी बात काट दे या उनके मन के, उनकी राय के विपरीत जाकर के काम करे। तो ये ऑफिशियली भी नंबर 2 की पोजीशन, और वैसे भी जो पूर्व अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, जो उसकी तो हायरार्की में, प्रोटोकॉल में भी एक महत्वपूर्ण जगह बन जाती है ऊपर, तो उस जगह पर है ललन सिंह। तो वो नंबर 2, जितने 6 लोग आप बताएंगे उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 होंगे ललन सिंह, और दीपक कुमार जो है वो व्यवहारिक रूप से जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, क्योंकि उनको एग्जीक्यूट करना होता है फैसलों को। नहीं, देखिए अजीत जी, ये बात सभी जानते हैं कि यदि हम नीतीश कुमार के बंगले में एक्सेस की बात करें, देखिए भूंजा पार्टी के जाने पहचाने चेहरे हैं जो नियमित रूप से जाते हैं, लेकिन उनको आना होता है शाम। लेकिन 2 ऐसे लोग हैं, एक हरिंदर सिंह जो उनके पुराने सुरक्षा कर्मी हैं, अब तो रिटायर्ड हो गए हुए, तो साय की तरह ही रहते हैं। दूसरे ललन सिंह ही हैं जो किसी भी वक्त एक्सेस
कर सकते हैं, उन्हें इसका अधिकार प्राप्त है, किसी भी वक्त बात कर लें। और देखिए एक और बात कही जाती है कि यदि किसी को ठीक करना है, कोई समझ नहीं रहा है, और किसी का हिसाब किताब बैठाना है, तो इसके लिए ललन सिंह ही हैं, बैठा देंगे, ठीक है ना। हाँ, और कहां से कौन कागज निकल जाएगा पता ही नहीं चलता है। लोग कहते हैं कि ललन सिंह तो भाई टीवी पर खबरें भी कम देखते हैं, दूसरे किस्म के चैनल्स, दूसरे किस्म के टीवी सीरियल्स अधिक देखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं संजय झा की। मिस्री से घुले हैं, मिस्री से घुले हैं, मिथिला से वास्ता है। और संजय झा पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राज्यसभा में भी नीतीश कुमार ने भेजा, और बिहार को जो बजट में भी मिला है उसमें उनकी बड़ी भूमिका बताई जा रही है। नीतीश कुमार के साथ वे जुड़े अरुण जेटली के माध्यम से, और नीतीश कुमार जब संकट में थे, जॉर्ज फर्नांडिस ने बीच चुनाव में हाथ खींच लिया था, क्योंकि नीतीश कुमार के पास कोई धन होता नहीं है। कोई ये कह नहीं सकता कि नीतीश कुमार ने कभी धन को छुआ। तो फिर जो कुछ लोग थे, किंग महेंद्र थे, अजीत सिंह थे, दिग्विजय सिंह थे, संजय झा थे, अरुण जेटली के मार्फत। तो संजय झा साय की तरह, और नीतीश कुमार ने बहुत ऐसी जिम्मेवारियां सौंप रखी है जो जिम्मेवारी कोई दूसरा नहीं उठा सकता है, और दी भी नहीं जा सकती। और संजय झा को गुस्से में लोगों ने बहुत नहीं देखा होगा, बहुत मीठे हैं। लोग कहता है कि जब काटना भी होता है ना, तो अधिक चीनी खिला देंगे, और उसके बाद तो डायबिटीज का रोग हो ही जाना है। तो संजय झा जहां देखिए संजय झा साथ में है। पटना में तो बिल्कुल अब रहते ही थे, अब दिल्ली में उनकी कुर्सी हो गई है। तो संजय झा की बात कर ले। देखिए, संजय झा को अभी जब कार्यकारी अध्यक्ष बनाया नीतीश कुमार ने, तो मीडिया से इंट्रोड्यूस करते हुए उन्होंने कहा कि हम इनको दे दिए, सब इनको अब ये करेंगे, वहां सब देखेंगे, अब ये तो दिल्ली में रहेंगे। ये सारी बातें जो अपना अंदाज होता है नीतीश कुमार का, उन्होंने उस अंदाज में ये बात कही। ये आपने ठीक कहा, वो भारतीय जनता पार्टी में थे, और भारतीय जनता पार्टी से उनका ट्रांजिशन हुआ, वो जेडीयू में आए। एक ही समय हमको ध्यान आ रहा है जब उनकी थोड़ी दूरी बढ़ी, जब वो 2014-15 का साल, जब नीतीश कुमार अलग हुए, बीजेपी से पहली बार अलग हुए और आरजेडी के साथ गए थे, तो उस समय हमको लग रहा है कि संजय झा बहुत सहज नहीं थे पूरे सिस्टम में। तो एक सिस्टम से थोड़ा अलग थे वो, चूंकि आरजेडी के साथ उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी लंबी इस तरह की लड़ाई के बाद जेडीयू आरजेडी का भी कभी तालमेल की बात आ सकती है। तो हमको ध्यान आ रहा है कि उस समय वो थोड़ा अलग थे। हालांकि उनकी निराशा थी, लेकिन वो नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं थे। नीतीश कुमार के खिलाफ कभी नहीं बोलते थे वो। 15 का चुनाव जब हम लोग घूम रहे थे बिहार में, और आरजेडी जेडीयू साथ मिलकर के लड़ रहे थे, तो इसका मतलब है कि जब जेडीयू बीजेपी साथ होते, हालांकि जब दूसरी बार जब आरजेडी जेडीयू साथ हुए, तब उतनी असहजता नहीं थी संजय झा की। तब उन्होंने, तब तक वो समझ गए थे, अपने कोप कर लिया था उन्होंने हालात से। लेकिन जब जेडीयू बीजेपी का संबंध हो, एक साथ हो, जब दोनों का अलायंस हो, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका हो जाती है संजय झा की। इस बार हम लोगों ने देखा, और इस बार हर आदमी इस बात को मानता है कि इस बार का संबंध जो बीजेपी के साथ जुड़ा है जेडीयू का, जिसके लिए कहा जा रहा है कि सबसे मजबूत संबंध है, और कल ही लोकसभा में कहा, ललन सिंह ने भी कहा कि अब हमारा फेविकोल का जोड़ है जो अब नहीं टूटेगा। तो इस बार का जोड़ बनवाने में संजय झा की सबसे बड़ी भूमिका थी। इस बार नहीं लग रहा था इसकी आरजेडी को छोड़ करके फिर से नीतीश कुमार आएंगे। इसके पीछे उनकी सबसे बड़ी भूमिका थी। वो लेके आए, वो देख रहे थे भविष्य, आगे का समय देख रहे थे, वो लेकर के आए, तालमेल बनाया, वापस सरकार बनी, और लोकसभा में बीजेपी जीती, जेडीयू जीती। तो इस अलायंस की वजह से जीती, ये सब आदमी मानता है। तो इससे संजय झा का कद जेडीयू में भी बढ़ा हुआ है और बीजेपी में भी बढ़ा हुआ है। बीजेपी के भी नेता इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अगर बिहार में अलायंस नहीं हुआ रहता तो वो 12 सीटें नहीं आती, और न 12 सीटें नीतीश कुमार की होती, और न 5 इनकी होती चिराग पासवान की। तो ये जो 30 सीटें हैं एनडीए जिससे बहुमत आया हुआ है, वो नहीं होता। तो इसका श्रेय कहीं ना कहीं लोग संजय झा को दे रहे हैं। तो इसका फायदा मिलना था, इसकी वजह से ये चर्चा थी कि वो केंद्र में मंत्री भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी जगह उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया जनता दल यू का। और एक अहम जिम्मेदारी बीजेपी जेडीयू के साथ तालमेल की उनकी है। और दूसरी जो सबसे खास बात है, जो आपने कहा कि वो बहुत सहज है, मीठे हैं, उनके संबंध बाकी सारे लोगों से बहुत अच्छे हैं। दीपक कुमार के साथ उनके संबंध ऐसे हैं, एकदम अन्योन्याश्रय संबंध हो गया, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, सप्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। क्योंकि संजय झा को भी ब्यूरोक्रेसी का अनुभव है, कामकाज का अनुभव है, मंत्री रहे हैं, प्रशासनिक कामों का अनुभव है।
तो प्रशासनिक काम कैसे हो, जो फैसले सरकार कर रही है उन पर अमल कैसे हो, इन कामों के लिए वो दीपक कुमार के साथ तालमेल करके, और ये कार्यकारी अध्यक्ष बनने के पहले से वो कर रहे थे। तो उनका महत्व इस नाते है कि वो बीजेपी जेडीयू के संबंधों में पुल का काम कर रहे हैं, सेतु का काम कर रहे हैं, जो अभी भी 59-60 हजार करोड़ रुपए बिहार को मिलने की बात है, तो कहीं ना कहीं उसका श्रेय संजय झा को मिलेगा, क्योंकि एकमात्र वो नेता थे जिनको हम लोगों ने देखा कि वित्त मंत्री से मिले, और वित्त मंत्री से मिले तो उन्होंने विशेष पैकेज पर बात की थी। तो ये एक उनकी छवि है, और काम करने वाली छवि कैसी है ये हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। दरभंगा का एयरपोर्ट लोग, दरभंगा का एम्स देखते हैं लोग, तो फाइल कैसे मूव होता है, दिल्ली में ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है, कैसे काम निकाला जाता है, ये सब काम वो जानते हैं बहुत पहले से, चूंकि उसी काम में थे पहले वो। तो पहला बीजेपी जेडीयू का तालमेल, उसमें उनकी बड़ी भूमिका। दूसरा, प्रशासनिक कामों में दीपक कुमार के साथ तालमेल करके उनका सहयोग करना, सरकार के फैसलों को इंप्लीमेंट कराना। और तीसरा, नीतीश कुमार के साथ अब 24 घंटे साए की तरह रहना। अब एक तरह से नीतीश कुमार पूरी तरह से निर्भर हो गए हैं संजय झा के ऊपर। वो संजय झा अब तमाम उनके लिए वो सारी भूमिकाएं वो निभानी है जो हम लोग देखते थे कि किसी एक नेता के साथ 4 लोग मिलकर के जो भूमिका निभाते थे, तो अब एक आदमी को वो सारी भूमिकाएं निभानी है। एक समय में लालू यादव के साथ इर्द गिर्द आप देखिएगा 4 लोग 5 लोग होते थे, हर आदमी का अलग अलग काम तय था। वो सारे काम अब संजय झा को करने हैं अकेले। किससे मिलना है, किसी से मिलना है तो कैसे बात करनी है, किसी पॉलिसी मैटर पर बात करनी है तो कैसे बात करनी है, कहीं भाषण करना है तो उसके क्या मुद्दे होंगे, बीजेपी से बात करनी है तो क्या होगा, ये सारी चीजें आज के समय में संजय झा देख रहे हैं। तो ये अपने आप का महत्व इससे स्थापित होता है। चलिए, तो देखिए, संजय झा के बाद हम बात करते हैं अशोक चौधरी की। देखिए, कांग्रेस से आए लेकिन नीतीश कुमार के बिल्कुल करीब पहुंच गए, और यदि आज बिहार में आप बात करें तो कहा जाता है कि नीतीश कुमार की सूचनाओं के सबसे बड़े फीडर अशोक चौधरी। और अशोक चौधरी की पहचान जो आम लोगों में है या उनके सर्किल में है कि वह दोस्तों के दोस्त है, तो वो सर्वसुलभ है, जन सुलभ है। कहां क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कौन किसके यहां बैठ रहा है, कौन किसके यहां उठ रहा है, क्या राजनीति हो रही है, क्या रणनीति बन रही है, जनता के बीच क्या है और क्या किया जाना चाहिए, इन बातों में अशोक चौधरी की भूमिका महत्वपूर्ण है। और लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार के कान में अशोक चौधरी की बातें सबसे अधिक पहुंचती है। कई मौकों पर आपने देखा कि ललाट से ललाट लगा देना, सर से सर मिला देना, जब मौका मिला अशोक चौधरी के यहां चले जाना। तो अशोक चौधरी उस भूमिका में आ गए हैं जो नीतीश कुमार और जनता में चल रही चर्चाओं और जरूरी कामों में यह जो सेतु है कि भाई नीतीश कुमार प्रभावित दिखते हैं अशोक चौधरी से, और फिर यह प्रभाव शासन प्रशासन पर भी दिखता है, जेडीयू के भीतर खाने में भी दिखता है। देखिए, वो उनके कोर ग्रुप के स्थायी सदस्य हैं, ये तो सब आदमी जानता है। जिस कोर ग्रुप को लेकर के अटैक किया था आरसीपी सिंह ने, उस कोर ग्रुप के स्थायी सदस्य हैं वो अशोक चौधरी। और उनकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो ये है कि वो संगठन से आए हैं। सरकार में तो ज्यादा समय उनका अब बीता है, और एक बहुत थोड़ा सा समय सरकार में उनका था कांग्रेस के साथ, जब वो राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री बने थे। बाद वो लगातार संगठन में रहे, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने 4 साल काम किया। तो ये बड़ा वक्फा होता है। इस वक्फे में उन्होंने सभी जिलों में कांग्रेस का संगठन खड़ा किया, लोगों को नियुक्त किया, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, सब उनके नियुक्त किए हुए थे। तो उनके पास हर जिले से सूचना का तंत्र है जो सबसे मजबूत है, और किसी के पास इस तरह का नहीं होगा जितना उनके पास सूचना का तंत्र है। दूसरा, अभी तक हम लोगों ने जिनसे बात की उसमें संजय झा के लिए भी कह सकते हैं, लेकिन असली अजात शत्रु कोई है तो वो अशोक चौधरी है। उनका किसी भी पार्टी, किसी भी नेता के साथ कोई ऐसा नहीं कर सकता है कि उनकी दुश्मनी है या कोई उनके बारे में खराब बोलता है या वो किसी के बारे में खराब बोल रहे हैं। किसी का भी काम हो, दूसरी पार्टी के लोगों का भी काम हो, तो वो करने में हिचकते नहीं हो। जहां तक मदद हो सकती है वो मदद करते हैं। जो आपने कहा दोस्तों के दोस्त है, तो उनके दोस्त हर जगह है। जैसे संजय झा के भी हैं, लेकिन ललन सिंह का इंटरेक्शन बहुत ही कम है। मीडिया के लोगों से कहिए या दूसरे लोगों से कहिए, सामाजिक लोगों से कहिए, वो बहुत अलग, एकदम अलूफ अपने रहने वाले हैं। दीपक कुमार का एक्सेस नहीं है, जो आईएएस लोगों की होती है स्थिति, वो एक्सेस नहीं है। उस लिहाज से अशोक चौधरी का एक्सेस है मीडिया के लोगों के पास, सोशल सेक्टर के लोगों के पास, दूसरे अलग अलग क्षेत्र में, समाज के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनके लोगों के साथ उनका एक्सेस है। तो उनको सूचनाएं सबसे ज्यादा मिलती है।
और हर आदमी ये सोचता है कि ये हार नहीं, नुकसान नहीं करेंगे। अगर कोई हम सूचना भी ऐसी दे रहे हैं जो पार्टी के लिए ठीक नहीं है, पार्टी के खिलाफ है, तो वो सुन करके उसको आगे कैसे ठीक करें ये काम करेंगे। ये उनकी सबसे बड़ी जी। ताकत हमने देखी। तो एक तो जो नेटवर्क था संगठन का जिससे उनको सूचनाएं मिलती हैं, दूसरे लोग उनसे खुल करके बात करते हैं, ये उनकी ताकत है। और संगठन के साथ साथ अब नीतीश कुमार के साथ जब से आए हैं तब से प्रशासनिक अनुभव उनका लगातार बना, लगातार वो मंत्री रहे हैं, थोड़े समय को छोड़ दे तो वो लगातार मंत्री रहे। तो ये उनका अनुभव है, प्रशासनिक अनुभव भी और राजनीतिक अनुभव भी, और संगठन पर पकड़ भी, संगठन की जानकारी भी, सबके लिए सहज सुलभ होना। और उनकी दूसरी एक और भी खासियत है जो संजय झा में भी है लेकिन अशोक चौधरी में बहुत ज्यादा है, वो ये है कि जो अधिकारियों का नेटवर्क है पूरे देश में, वैसा हमको नहीं लगता बिहार के किसी और नेता का होगा कि देश भर में किस स्टेट में बिहार काडर के लोग हैं या दूसरे काडर के आदमी भी अधिकारी है, उसके साथ उनके संबंध है, बहुत अच्छे संबंध है, दोस्ताना संबंध है उनके, और वो लोग उनके कहने पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड जो है फैमिली का पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, और शिक्षा दीक्षा का भी असर है। उनके साथ पढ़े हुए लोग आज बड़ी अच्छी जगहों पर हैं, जो प्रभावशाली जगहों पर हैं। तो ये सब इन सब से मिल करके उनकी ताकत बनती है। आज की जो सबसे बड़ी ताकत है आज के समय में, वो नेटवर्किंग की ताकत है। और अशोक नेटवर्किंग शायद ही किसी की होगी बिहार में, हमको डाउट है कि किसी और का होगा उतनी अच्छी नेटवर्किंग। देखिए, आपने नेटवर्किंग की बात की, देखिए दो बातें हम और जोड़ना चाहते हैं। जब नीतीश कुमार की सेहत को लेकर सबसे अधिक सवाल उठ रहे थे, कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के पास कोई जनाधार नहीं बचा है, पार्टी कमजोर हो गई, तब भीम संसद का आयोजन, बिल्कुल, और वहीं कई महीने के बाद नीतीश कुमार खुलकर बोले थे, जिसे लेकर चर्चाएं शुरू हो गई कि नहीं, नीतीश कुमार तो बोल रहे हैं भाई। और भीड़ इतनी जुटी, यह अशोक चौधरी का वन मैन क्रेडिट था। और दूसरा, उन्होंने साबित किया कि एनडीए में लोजपा से अपनी बेटी को चुनाव लड़वाया, वह भी जमुई से नहीं, समस्तीपुर से। और महेश्वर हजारी ने अपने बेटे को कांग्रेस में शामिल कराकर सामने खड़ा कर दिया। बावजूद इसके अशोक चौधरी की प्रतिष्ठा 60 पर लग गई थी। यदि संभवी हार जाती तो क्या होता पता नहीं, लेकिन संभवी चौधरी एलजेपी में सबसे अधिक मत से जीतने वाली उम्मीदवार बनी और सांसद बन गई जी। हाँ, और चिराग पासवान से भी अधिक मत से। तो ये जो अशोक चौधरी की जो आपने कहा ना संगठन वाली यूएसपी, वो यूएसपी उनके साथ काम करती है। नहीं, किसी भी समय आप देखिए, कितना भी मुश्किल समय हो तो जो डिफेंस करने के लिए जो पहला आदमी सामने आता है वो अशोक चौधरी होता है जी। वो हर इनडिफेंसेबल को डिफेंड करते हैं, इनडिफेंसेबल को डिफेंड करते हैं। सब आदमी सोचता है कि इसको कैसे डिफेंड करेंगे, उसको भी डिफेंड करते हैं, लॉजिक्स के साथ डिफेंड करते हैं। जैसे जो नीतीश कुमार ने विधानसभा में भाषण दिया था और सेक्स एजुकेशन जिसको लेकर के अभी सुनील सिंह ने कल भी तंज किया है, उस मामले पर भी किस लॉजिक के साथ डिफेंड करना है, कोर्स की किताबें लेकर के, और अशोक चौधरी सामने खड़े थे, उस समय कोई नहीं था सामने आकर के डिफेंड करने वाला। तो अपने लॉजिक से अपने नेता के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है, निष्ठा है, ये बात तो हर नेता समझता है ना। नीतीश कुमार भी इस बात को समझते हैं कि एक निष्ठा है, समर्पित और प्रतिबद्धता है इनकी, और जब उनको लगा कि हमारा नेता घिरा है तो अपनी साख दांव पर लगा करके सामने आकर के डिफेंड करना, ये काम भी वो करते हैं। मीडिया के साथ भी उनके अच्छे संबंध हैं, तो वो काम वो बड़ी सुविधा आसानी से कर लेते हैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं विजय कुमार चौधरी की। देखिए, बहुत ही करीब, और विजय कुमार चौधरी के बारे में कहा जाता है कि मुख्यमंत्री गोपनीय फैसलों की जानकारी सबसे पहले, देखिए ललन सिंह तो दिल्ली में, हर काम में उनका दखल नहीं, लेकिन गोपनीय फैसलों की जानकारी विजय कुमार चौधरी को दी। और विजय कुमार चौधरी पेट के बहुत पक्के हैं, उनसे आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं, चाहे आप जितने बड़े खबर नबीस हो, जितना बताना है उतना ही बताएंगे। और यह भी माना जाता है कि बिहार के जितने मंत्री हैं उनमें विजय कुमार चौधरी ऐसे हैं जिनके यहां सबसे बड़ा जनता दरबार हर रोज सुबह लगता है। और नीतीश कुमार के साथ कमिटमेंट की बात तो है ही, तो विजय कुमार चौधरी भी उन ताकतवर 6 लोगों की सूची में शामिल हैं जिन पर नीतीश कुमार भरोसा करते हैं। और विजय कुमार चौधरी ने कह दिया तो उनकी बात उठाने के पहले हर कोई सोचता है, क्योंकि वह उसे पता होता है कि विजय कुमार चौधरी ने कहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है। और यह भी जानते हैं कि यदि हमने ऐसे विजय कुमार चौधरी की बात उठा दी तो फिर भविष्य गड़बड़ भी हो सकता है।
देखिए उनके साथ भी ये मैं प्लस पॉइंट है कि वो भी कांग्रेस में लंबे समय तक रहे, तो संगठन भी जानते हैं, सरकार भी जानते हैं जी। कायदे से। और दूसरा नीतीश कुमार का भरोसा निजी भरोसा है। देखिए बाकी लोगों के साथ एक फर्क ये है कि बाकी लोगों की तरह विजय चौधरी कोई बड़ा जनाधार लेकर के अपने साथ नहीं आए। वो चुनाव लड़के जीतते जी। हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे पैन बिहार को ये खास समूह जोड़ देंगे या बड़ी भारी संगठन का काम कर देंगे, वो नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार को सलाह सही देंगे, नीतीश जी। कुमार को किसी भी मामले पर मिसगाइड नहीं होने देंगे, ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और दूसरा, नीतीश कुमार के का इंटरेस्ट कभी डैमेज नहीं होने देंगे। आप देखिए बिल्कुल। जब जरूरत पड़ी, जब ये लगा, जब बड़े बरसों के बाद, दशकों के बाद जब जेडीयू आरजेडी साथ आए और ये अविश्वास था, एक साथ लड़के जीतने के बावजूद एक अविश्वास था, तो उन्होंने स्पीकर बनाने के लिए भरोसा किया विजय चौधरी के ऊपर कि जी। किसी ऐसी स्थिति में जब जरूरत पड़ेगी, विधानसभा में कोई ऐसी जरूरत आन पड़ती है, स्थिति पड़ती है, तो उस समय सबसे भरोसे का आदमी रखना चाहिए। और विजय चौधरी ने भी, आज कोई तैयार नहीं होता स्पीकर बनने के लिए, जो जिसकी राजनीति बची हो और जो इतना क्लोज हो, वो स्पीकर नहीं बनना चाहता है। हर आदमी चाहता है कि बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय मिला, लेकिन वो स्पीकर बने, फिर वापसी जब हुई तो मंत्री बने, फिर मंत्री अलग मंत्रालयों के, उनके मंत्रालय बदलते रहे, विभाग बदलते रहे, लेकिन नीतीश कुमार के साथ उनकी करीबी की जो भूमिका थी वो कभी नहीं बदली, मंत्रालय चाहे जो रहे। तो हमेशा नीतीश कुमार के साथ रहना, आपने जैसा कहा कि गोपनीय अगर सूचना नीतीश कुमार उनको देते हैं सबसे पहले, तो इसका मतलब है कि उस गोपनीय फैसले पर चर्चा भी सबसे पहले उन्हीं से करते होंगे या बिल्कुल, सिर्फ उन्हीं से बिल्कुल। करते होंगे। तो ये सबसे भरोसे की बात है और उनकी यही ताकत है कि वो मिसगाइड नहीं करेंगे, सही राय देंगे, सही सलाह देंगे। और पढ़े लिखे समझदार होने की वजह से नीतीश कुमार को एक लगता है कि ये चीजों को ज्यादा वस्तुनिष्ठ तरीके से, ऑब्जेक्टिव तरीके से देख करके, हर पहलू पर विचार करके हमको राय देंगे। तो ये उनकी ताकत है, जो बाकी लोगों से अलग है। उनकी ताकत, हर व्यक्ति की ताकत अलग अलग होती है, तो उनकी ये ताकत है जो जो हमको लगता है कि प्रतिबद्धता, निष्ठा और समझदारी, ज्ञान उनका जो है, जिस पर नीतीश नहीं, कुमार नहीं, आप भरोसा देखिए ना, फर्क कितना फर्क होता है। जब नीतीश जी का संबोधन होने की बात होगी, मतलब निजी बातचीत में, तो वो कहेंगे दीपक जी से बात कर लीजिए, ललन जी से बात कर लीजिए, अशोक जी से बात कर लीजिए, लेकिन क्या बोलेंगे, विजय बाबू से बात कर लीजिए। हाँ, विजय बाबू है। हाँ, हाँ, ठीक विजय बात बाबू है। से बात कर लीजिए। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये अंतर भी बहुत बड़ा अंतर है। ये जी। आत्मीयता का भाव है, ये तो जी। विशुद्ध रूप से आत्मीयता है। तो उनकी बिल्कुल। आत्मीयता है और उन दोनों, जी। उनके आत्मीयता और उनके प्रति भरोसा, ये इनकी ताकत है विजय चौधरी की। जी, तो चलिए देखिए, अब आखिरी नाम पर चलते हैं, मनीष वर्मा, जिसकी चर्चा आप पहले करना चाह रहे थे कि देखिए ये तो है ही दीपक कुमार, लेकिन मनीष वर्मा उड़ीसा कैडर के आईएएस पदाधिकारी, जिन्होंने नीतीश कुमार के साथ रहने के लिए नौकरी छोड़ दी, उतना भी इंतजार नहीं किया, 2 साल और इंतजार कर लिए होते तो जिंदगी भर पेंशन भी मिलता। नालंदा के रहने वाले हैं, है तो घर गया में, लेकिन नालंदा में ही पले बढ़े, सीमा पर ही है। और मनीष वर्मा, जिस तरीके से उनकी एंट्री कराई गई है, यह कहा जाने लगा कि उत्तराधिकारी हैं। उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया और बड़ी उम्मीदें हैं, पहले से मुख्यमंत्री के साथ जुड़े रहे हैं, शासन प्रशासन में दखल रहा है, पूरे बिहार की उन्होंने यात्रा की है संगठन को मजबूत करने के लिए। तो अब मनीष वर्मा को माना जा रहा है कि एक बड़ी कुंजी शासन प्रशासन की और पार्टी की नीतीश कुमार ने मनीष वर्मा को दे दी है। बिल्कुल, हमने शुरू में कहा कि वो नीतीश जी। कुमार जो 4 लोगों का की कड़ी देखी, आरसीपी सिंह हुए, अंजनी बाबू हुए, मनीष वर्मा हुए, दीपक कुमार हुए, तो ये ऐसे इन लोगों पर भरोसा करते रहे हैं नीतीश कुमार। ये आईएएस अधिकारी लोग हैं और उनको राय सलाह देते रहे हैं नीतीश कुमार को। जी। और इनको आए हुए काफी 2012 से ये बिहार में थे और जब बिल्कुल। जब डेपुटेशन इनका खत्म हुआ तो आपदा प्रबंधन में गए, रिजाइन ही कर दिया उन्होंने, आपदा प्रबंधन में रहे। और अभी पिछले लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा कि जहां जेडीयू के लोग लड़ रहे थे, उन हर सीट पर गए मनीष वर्मा, हर सीट पर गए, चुनाव की तैयारी कैसे चल रही है, प्रचार कैसे हो रहा है, कैसे लड़ा जा रहा है, ये देखा उन्होंने जाकर के, जहां गाइड करना था कैंडिडेट्स को किया। मतलब उसके पहले राजनीतिक सक्रियता उनकी नहीं दिखती थी, पर्दे के पीछे भूमिका उनकी थी कि वो सरकार के सुचारू रूप से चलने में एक योगदान करेंगे अपना। कई पुर्जे ऐसे होते हैं, आप देखते हैं कि बड़ी सी गाड़ी में कई पुर्जे ऐसे जो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं उसके संचालन में। तो वो मनीष वर्मा की भूमिका थी, उनका वो रोल था सरकार संचालन में। और वो चेक एंड बैलेंस में भी उनका बड़ा रोल था। वो आंख कान थे नीतीश कुमार के, बताना भी और देखना, सुनते रहना भी चुपचाप, ये काम वो कर रहे थे। और अब उनको ले आकर के संगठन का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है जेडीयू। तो उस नाते ये तय हो गया कि ये पद कभी आरसीपी सिंह के पास भी रहा है,
तो ये पार्टी में, संगठन में उनकी भूमिका बहुत बड़ी कर दी नीतीश कुमार ने। और आईएएस अधिकारी हैं तो सरकार के संचालन में तो भूमिका रहनी ही है, जो पहले भी रही है, इसीलिए उनको उत्तराधिकारी माना जा रहा है। हम सब लोग मानते थे कि, हम लोगों ने भी चर्चा की थी और माना जा रहा है कि वो उत्तराधिकारी है, क्योंकि और लब है ना, सबसे बड़ी बात है लब है, स्वजातीय हैं, बिल्कुल स्वजातीय हैं, कुर्मी हैं। और नीतीश कुमार चाहेंगे कि सत्ता जब ट्रांसफर हो तो उनसे मतलब के टू के हो और नालंदा टू नालंदा हो, कुर्मी टू कुर्मी हो। तो ये उस पैमाने पर वो फिट बैठते हैं। इस पैमाने पर आरसीपी सिंह फिट बैठते थे, अब मनीष वर्मा उस पैमाने पर एकदम फिट बैठते हैं। इनकी दूसरी ताकत यह है कि ये इनविजिबल है, ये एकदम अदृश्य थे। अब जरूर दिखाई देंगे पार्टी संगठन में, पार्टी कार्यालय में और सब जगह दिखाई देंगे, लेकिन ये अदृश्य रह करके भी नीतीश कुमार के लिए उपयोगी बने रहे थे। तो इनका इस्तेमाल उस नाते भी है कि प्रत्यक्ष रूप से संगठन का काम, पार्टी का काम भी करेंगे, और जहां अदृश्य हो जाने की जरूरत होगी कि परोक्ष रूप से भी फैसलों को प्रभावित करने का काम है, तो वो काम भी करेंगे। उनके ऊपर नीतीश कुमार का भरोसा है। और ये 6 लोगों में से बाकी तो कई लोग हैं जिनका करियर नीतीश कुमार के साथ साथ ही समाप्त हो जाएगा, जैसे ललन सिंह हो या विजय चौधरी हो। ये सब लोग ऐसे हैं जो नीतीश कुमार के लगभग साथ साथ या आगे पीछे रिटायर होंगे। लंबा करियर जिन लोगों का होगा राजनीतिक, उसमें अशोक चौधरी भी हैं, संजय झा भी अपेक्षाकृत युवा है लोग, और मनीष वर्मा उन सब में सबसे युवा है। तो इनका करियर लंबा है, राजनीति की बागडोर, इनको जेडीयू की बागडोर संभालनी पड़ सकती है। तो इस नाते इन 6 लोगों में इनकी भविष्य की, इनकी राजनीति पर सबसे ज्यादा नजर रखने की जरूरत है। चलिए, तो नजर रखनी होगी। और देखिए, आज तो हमने नीतीश कुमार के 6 जो सबसे करीब हैं उनकी चर्चा की है। आगे आने वाले दिनों में हम तेजस्वी यादव के आंख नाक कान कौन है उनके बारे में भी बताएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव के घर में भी बहुत पावर हाउस है, लेकिन तेजस्वी यादव का इंडिपेंडेंट आंख कान नाक भी है, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। और विधानसभा चुनाव और टिकटों की बात होगी, जो तेजस्वी यादव कहते हैं गणेश परिक्रमा करने से नहीं मिलेगा, तो गणेश परिक्रमा लोग किसका करते हैं, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। आज इतना ही। चलते चलते हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।